अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, मेरा रिजल्ट तो खैर कल मुझे कंपाइल होकर पता चलेगा, लेकिन आई कैप का कॉस्ट का कितने परसेंट? 20। तो वो जो आप में से जो लोग लास्ट टाइम FR1 में थे मेरे पास, तो वही जो है ना वो आगे अब हर 5 में से 4 फेल है जी। मेरी बात बैठी हुई है। तो अगर 23% लोग हो गए हैं पास, यानी 77% हो गए फेल, तो ऐसे बस फेल हो गए होंगे। मैंने ऐसी बस पर्चियां डाली होंगी और जिनका नाम निकला है वो पास हो गए होंगे। इन्वेंटिव इलेक्शन का सवाल जो मैंने ऑटम 23 किया था बोर्ड पे, और ये सैटरडे को ना, और पूरा किया था, समझाया भी था। तो बस ये उन कुछ रीजंस में से था फेल होने वाली, और वो भी क्यों? क्योंकि इस जैसा सवाल नहीं किया, तो दिमाग बंद कर दिया, इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पेपर में कोई नया सवाल बिल्कुल आ सकता है। बाकी खैर हर चैप्टर में साथ साथ नसीहतें तो चलती रहेगी। लेकिन प्रैक्टिस कराने में ना, ये जो एग्जाम की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस एग्जाम प्रैक्टिस करने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यही वाले सवाल ही आएंगे पेपर में। आप इन 10 मुख्तलिफ तरह के सवालों को कर रहे हैं, तो 11वां मुख्तलिफ सवाल हैंडल कर पाएंगे। ये तभी हो सकेगा जब एक किसी भी चैप्टर का ना स्ट्रक्चर दिमाग में बनेगा। तो वो स्ट्रक्चर ही है जो मैं बनाने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिस से। तो बस चलते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, आ जाएंगे उन 23% में आप भी। एक सवाल मैंने उस दिन कहा था करने को, या पता नहीं छोड़ दिया था। चलिए, वो तो खैर रिजल्ट आना था तो किसने पढ़ना था। तो अब आप ना इसको करके आइए, और अगर खुद ना भी कुछ समझ आए, सोल्यूशन देख के समझ के आइए, लेकिन करके आइए। ये मेरी बुक में था क्वेश्चन नंबर 5, ऑटम 12 अटेम्प्ट का। और हर चैप्टर में मैं बता भी दिया करूंगा। इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन 1 है, स्प्रिंग 2023, ये अभी ना करना ट्राई। इसमें थोड़ा सा ओवरहेड भी मिक्स है, थोड़ा सा लेबर भी मिक्स है, ये रहने देना। उसके अलावा बाकी मैंने सारी करा दी है पास पेपर के, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी अगर कोई 2-3 रह गए तो आपकी मर्जी है, करने हैं तो कर लें। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं ऑटम 12, जो कि मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है यही क्वेश्चन 5, मेहनती लिमिटेड करना है। वो क्वेश्चन 1 है। मैं दोबारा बता रहा हूं, कंफ्यूजन मच गई कौन को। जो मेरी बुक में पास पेपर में क्वेश्चन 1 है, स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का, ये अभी नहीं करना अटेम्प्ट। ये ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ लेने के बाद। और जो आज करने को कहा है वो क्वेश्चन 5 है, मेहनती लिमिटेड। पार्ट ए तो इसका हो जाना चाहिए इजीली। पार्ट बी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर सॉल्यूशन देख के अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, फिर कल करूंगा डिस्कस। अच्छा, इसी में ना क्वेश्चन से जस्ट पहले, यानी पेज के आखिरी, चैप्टर के आखिरी पेज पे, पेज 4 पे, ये जो आखिर में टेबल बनाया मैंने, ये मैंने डिस्कस कर ली थी बात कि पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलता है फिजिकल काउंट से, और ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक है यानी 30 जून 23। तो गिनना भी कब चाहिए? 30 जून 23 पे गिनना चाहिए। 30 जून 23 सुबह सुबह गिना है जाके, या शाम का आखिरी काम गिनना है, उसके बाद क्लोज, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसी वजह से ये पहले ना कभी FR1 में इन्वेंट्री होती थी, तब ये टेस्ट हुआ करता था। अब होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। अगर फिजिकल काउंट इस दिन नहीं हो सका तो ये सारी जिंदगी ये राज ही रह जाएगा, हम कभी जान ही नहीं पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। हम इसका एक हल कर सकते हैं कि तब नहीं हो सका, बाद में कर लें। अगर वो बाद 7 जुलाई थी, इस दिन फिजिकल काउंट हुआ, तो जो इस दिन गिना उसी को 30 जून का स्टॉक मान लें। नहीं, इस दिन गिन लें, 7 दिन उल्टा चल लें। उल्टा चल के क्या कर लें? जो स्टोर में इन हुए होंगे उनको आउट नहीं कर लें, माइनस कर लें। इन हुए निकलो यहां से, आप माइनस कर लें, और जो आउट हुए होंगे उनको ऐड कर लें। बस ये इतनी सी बात है। और अगर 10 दिन पहले स्टॉक काउंट कर चुके थे, उससे काम चलाना हो, तो इससे आगे 10 दिन जितने इन हुए हैं वो ऐड कर लें, जो आउट हुए हैं वो लेस कर लें। बस यही इस टेबल में लिखने की कोशिश की हुई है कि जो फिजिकल गिनती गिनी, अगर वो ईयर एंड पे ना गिन सके तो क्या कोई हल है या नहीं है? तो हाँ, हल है। अगर ईयर एंड से पहले गिना हुआ था कभी, उससे भी काम चल सकता है, और अगर ईयर एंड के बाद गिना है तो उससे भी काम चल सकता है। ये दोनों चीजें मैंने टेबल में बनाई। ये कॉस्ट में आता नहीं है सवाल, लेकिन आ सकता है। पहले आते थे FR1 के सिलेबस में जब ये था, तो कॉस्ट में ये उसके बाद से नहीं आया। जो आपको मैंने ऑटम 12 करने को कहा है, उसमें थोड़ी सी ये है एक एडजस्टमेंट। चलिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस बहुत है। और अब ये जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ जख्मी दिल भी होंगे जो कॉस्ट छोड़ नहीं पा रहे। बहरहाल दिल तो दुनिया छोड़ने का कर रहा है, लेकिन
तो बस जमे रहे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस। अगला चैप्टर ओवरहेड्स। ये मैंने अपनी बुक में बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा, 2, ओवरहेड्स। और फैक्ट्री का वर्ड भी लगा ले साथ, बात ये हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अच्छा, इस चैप्टर में ना है क्या, ये स्क्रीन अब लगी है ना, ये पिछली क्लास में लग गई थी। हाँ जी, अब पीछे बैठी है मैम, सही है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में कहानी बता रहा हूं, और वो कहानी लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा कि इस चैप्टर का मकसद क्या है। समझ लें पहले, अगर आपको लगे कि हाँ लिखने वाली चीजें बेशक तब लिख लेना, ना दिल करे तो बेशक ना लिखना, लेकिन इस चैप्टर के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके लिए ये बात कर रहा हूं। बिजनेस का पहला साल, और इसमें इन्होंने प्रोडक्शन की 5000 यूनिट्स, और इस पे खर्चा आया डायरेक्ट मटेरियल का 250,000, और डायरेक्ट लेबर का खर्चा आया 150,000, और FOH आए 1 लाख। कितना हो गया टोटल? 5 लाख। टोटल 5 लाख रुपए में 5000 यूनिट बने, और पर यूनिट देखना चाहें तो पर यूनिट है 100, और अगर इस 100 को तोड़ना चाहें कॉस्ट पर यूनिट, यानी डायरेक्ट मटेरियल अलग, डायरेक्ट लेबर अलग, FOH अलग, तो फिर प्रोपोर्शनेट क्या, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई ये, 150 डिवाइड बाई ये, और 100 ये, तो क्या बना 50, 30 और 20, तो 1 यूनिट 100 रुपए का बना। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, अगले साल बिजनेस ने बनाए 7000 यूनिट्स, और 7000 यूनिट्स बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगा 350,000 का, डायरेक्ट लेबर लगी 2,10,000 की, और FOH लगे अब की बार 105 के। कितना हो गया टोटल? 665, और पर यूनिट देखें तो जी 95, और अगर इस पर यूनिट को तोड़ना चाहें तो $50, डायरेक्ट लेबर 30, FOH 15। चलिए ठीक है, अगर लिखना ही है तो पहले लिख लें, अगर ठीक है लिखना ही है तो लिख लें पहले इसको, फिर बताता हूँ कि सब क्या कर रहा हूँ मैं।
हाँ जी, कितना समझेगा अगर नोट कर रहे थे। ओके, चलिए अब इसका कंक्लूजन समझे मैंने ये क्या कर क्या रहा हूँ। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई मटेरियल खराब नहीं हो रहा, कोई वर्कर सुस्त नहीं है। ईयर 1 में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और ईयर 2 में सेम क्यों रह रही है? क्यों सेम है? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल तो है यही ना कि एक यूनिट बनाने में जितना कपड़ा लगना है उतना ही लगना है, और अगर महंगाई नहीं है तो जितना ईयर 2 में खर्चा उतना ईयर 1 में। डायरेक्ट लेबर तो है ही, वो जो प्रोडक्शन वर्कर टाइम ले रहा है, तो अगर वो 2 घंटे में एक यूनिट बना रहा है तो वो 2 घंटे में ही बना रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नॉर्मली हर साल सेम ही रहते होंगे। महंगाई हो सकती है लेकिन खैर, और अगले काम भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में डिटेल पढ़नी है, लेकिन नॉर्मली एक साल में जो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है वही अगले साल भी होगी। एफओएच क्यों चेंज हो गया? वो क्यों नहीं सेम रहा? इग्नोरिंग महंगाई, कुछ लोगों की सैलरीज कम हो सकती हैं, और क्यों कम हो गया? नहीं तो फिर मटेरियल लेबर पर फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलिए, मेरे ख्याल में जज्बात सबके ठीक ही हैं, शायद बता नहीं पा रहे। मैंने ना कुछ दिन पहले एक ये काम कंपैरिजन किया था कि अगर फैक्ट्री के सारे खर्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से बांटें तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और एफओएच होता है। और उन्हीं फैक्ट्री के खर्चों को अगर फिक्स्ड वेरिएबल की नजर से बांटें, ये मैंने कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नजर से देखें तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, उन्हीं खर्चों को वेरिएबल फिक्स के हिसाब से देखें तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन एफओएच कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल है। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, एफओएच है, फिक्स्ड है। मशीनरी की फ्यूल पावर कॉस्ट वेरिएबल है, एफओएच है लेकिन वेरिएबल है। तो एफओएच वेरिएबल फिक्स दोनों हो सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल ही होते हैं। अब मेरा सवाल दोबारा, ये एफओएच इस साल 20 था, इस साल में ये 15 क्यों हो गया? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ फिक्स्ड खर्चे भी होंगे, तो वो तो पहले भी जितने थे उतने ही होंगे, लेकिन यहां पर वो डिवाइड हो रहे थे 5000 से, अब डिवाइड हो रहे हैं 7000 से, इसलिए पर यूनिट कम हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नॉर्मली पर यूनिट सेम ही रहना चाहिए हर साल, लेकिन एफओएच पर यूनिट क्यों चेंज करेगा? किसकी वजह से? मेनली फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से। प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट, यानी हमें एक यूनिट कितने रुपए का कॉस्ट किया, ये असल में हम ये फिगर कब जान पाएंगे? साल खत्म होने के बाद या साल के शुरू में भी? साल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा या शुरू में भी पता है? बाद में। क्यों बाद में? क्योंकि यूनिट्स पता चलेगा कितने बने हैं तो ही तो डिवाइड करेंगे। इनको हम शुरू में भी अंदाजा लगा सकते थे, 50 और 30 हम शुरू में भी अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, हमें पता है इतने का ही होता है। ये हमें साल का एंड तक वेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि टोटल यूनिट्स पता चलेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो फिगर निकलेगी ना। तो एफओएच वो मेन मसला है जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट पीरियड एंड पे ही पता चल पा रही है जी। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वो तो पीरियड के स्टार्ट पे भी अंदाजा लग सकता है, लेकिन एफओएच में चूंकि फिक्स खर्चे भी शामिल हैं, तो साल के एंड पे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस पता चलेंगे, उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली पर यूनिट पता चलेगी। एक ये मसला है। अब इसमें मसला क्या है? क्यों मसला क्या है उसको? क्या बिजनेस साल एंड होने का इंतजार करे, फिर पूरे साल में जितनी भी चीजें बेची हों कस्टमर को कहे कि अभी ना तुम ऐसा करो 200 रुपए दे दो, साल के एंड पे हम तुम्हें एग्जैक्ट बताएंगे कितने पैसे तुमने देने, तो हम साल के एंड का इंतजार करें कि हमें यूनिट कितना कॉस्ट करता है?
साल के दौरान कभी भी पता होना चाहिए ना कि एक यूनिट कितने का कॉस्ट करता है, क्योंकि सेल प्राइस निकालनी होती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेट पता चलानी है, तो वो तो ईयर एंड पे पता चलेगी जब सारी प्रोडक्शन की यूनिट्स पता चल जाएंगे। लेकिन हमें साल के शुरू में जानना है एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है, और प्रॉब्लम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की वजह से, वो तो हम साल के शुरू में भी कर सकते थे, एफओएच की वजह से। तो इस चैप्टर में हमने कोई ऐसा जुगाड़ सीखना है कि साल के शुरू में ही हमें किसी ना किसी तरह पता चल जाए कि एक यूनिट की कॉस्ट में एफओएच का कंपोनेंट कितना है। दोबारा, हमें अगर एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट जाननी है तो वो तो साल के एंड पे ही पता चलेगी। और मसला भी किसकी वजह से? एफओएच। और क्यों है मसला? क्योंकि इसमें कुछ फिक्स खर्चे शामिल हैं। जब तक हमें टोटल यूनिट्स नहीं पता कितने बनाए, तब तक हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो साल के एंड का इंतजार करेंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लेकिन साल के एंड का नहीं कर सकते, हमें शुरू में जानना है। तो इस चैप्टर में ये सीखने लगे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या कह रहा हूं मैं, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक यूनिट हमें कितने का पड़ा है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए, मैं क्या कर रहा हूं, सिलसिला टूट गया। हमें अगर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट जाननी है तो साल के एंड पे पता चलेगी। लेकिन अगर हम साल के एंड का इंतजार नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते, हमें साल के शुरू में पता लगाना है, तो उसके लिए फिर कोई हल ऐसा होना चाहिए कि एक यूनिट की कॉस्ट में एफओएच कितना हो। यह हल हमने इस चैप्टर में सीखना है। यह है चैप्टर की कहानी। प्रॉब्लम दोबारा बता रहा हूं, हमें पर यूनिट कॉस्ट हर साल सेम क्यों नहीं कॉस्ट करती? मेनली फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी तो डिवाइड करके आंसर इसका ज्यादा निकलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डिवाइड करके इसका आंसर कम निकल आएगा। तो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट साल के एंड पे ही एक्यूरेट पता चलेगी, लेकिन बिजनेस को साल के शुरू में जानना है, उन्होंने बिजनेस करना होता है। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे हल सीखेंगे कि किस तरह से हम साल के शुरू में ही प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर पाए। अगर अपने अल्फाज में कुछ दो चार जुमले लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं तो फिर मैं करता हूं इस चैप्टर को शुरू। जी, ऐसी दिल था भी। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों पर यूनिट दोनों साल में एक जैसे हैं, तो इसको जानने के लिए ईयर 2 खत्म होने का हमें इंतजार करना मजबूरी नहीं है। हम ईयर 2 के शुरू में ही कह सकते हैं कि एक यूनिट बनाएंगे तो 50 रुपए का मटेरियल लगेगा, 30 रुपए का लेबर लगेगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन एफओएच एक यूनिट में कितना होगा हमें नहीं पता। साल एंड होगा, टोटल एफओएच को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपए निकलेगा। तो मैं इसलिए बस ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों तो हम शुरू में भी अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसलिए ग्रोइंग इन्फ्लेशन कहा। लेकिन इस पे ज्यादा टची ना हो, एफओएच वाली बात पे ज्यादा फोकस है कि हम पर यूनिट साल के एंड पे ही जान पाएंगे। लेकिन साल के एंड का नहीं है हमारे पास टाइम, हमें शुरू में जानना है। तो इस चैप्टर में ये बताऊंगा मैं कि क्या करें हम ऐसा कि एक यूनिट की कॉस्ट में मटेरियल कितना, लेबर कितना तो समझ आता है, एफओएच कितना, ये हम कोई हल निकाल पाए, ये सिखाने लगा इस चैप्टर में। वेरिएबल ऑफ फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो टोटल का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट तो उतनी ही रहती है। जी, अपने आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो बता लें। जी, ये जो भी बताने लगा तो बताने लगा ना, अभी वो तो भी पढ़ाना है। अभी तो बस इतना कहा है कि हम कुछ ना कुछ हल करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट निकाल सके शुरू में। चलिए जी, लिख लिया आपने जो लिखना था। इस चैप्टर को ना मैंने कॉन्सेप्चुअली सिखाने के लिए दो हिस्सों में बांटा हुआ है।
और हर चैप्टर में ना बेटा मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ना बहुत स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाओ कि आप जब रिवाइज करें तो पूरे चैप्टर का नक्शा हो आपके सामने। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि चैप्टर एंड पे समरी बनवाऊंगा, मैंने ये कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरा चैप्टर कोशिश करूंगा कि एक स्ट्रक्चर की शक्ल में पढ़ाऊं। तो इस चैप्टर को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक हिस्से में मैं कुछ कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं जो साल के शुरू में हो रही होंगी। नॉर्मली ईयर ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सवालों में महीना क्वार्टर भी है, तो मैं इसलिए पीरियड कह देता हूं, वरना ये ज्यादातर ईयर होगा। और फिर कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा जो हम पीरियड के एंड पे कर रहे होंगे। ये ना सही नहीं चल रहा, फेल तो किया है। नहीं नहीं अभी नहीं, सी में बहुत लाइट हो जाता है, या तो ऊपर ड्रॉप डाल दें इसके, तो देखें ना वो ऊपर वाली लाइन देखें और बी देखें, इसके ना ऊपर निप के ऊपर भी जरा ड्रॉप्स डाल दें। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कैलकुलेशन साल के या जो भी पीरियड है उसके स्टार्ट पे करने वाली होती है कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से, और कुछ होंगी जो एंड पे करनी होंगी। फर्क क्या है? इसके लिए इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड होगी, इसके लिए एक्चुअल होगी। तो पहले करते हैं साल के शुरू। अच्छा, कुछ बच्चे आप में से आज भी आए हैं, यानी रिजल्ट के बाद हैं कोई? अच्छा चलिए, शर्मा रहे, चलिए वेलकम बैक कीजिए। मेरी वीडियो वायरल हुई थी? कौन सी वीडियो वायरल हो गई मेरी? बंद कर यार कैमरा। चल रहने रहने, कौन सी वीडियो वायरल? ऐसी कोई वीडियो नहीं है भाई मेरी। क्लास के बाद अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है अच्छा अच्छा अच्छा, वो FAR 2 में आपको मिलेगा। उसी को निकलते हैं, उसी को ही भरा है, ठीक है। चलो क्लास के बाद साल के शुरू में ना, पीरियड के शुरू में एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और इसको प्यार से OAR भी कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसका क्या मकसद है जिंदगी का, बस अभी समझाता हूं। हाँ, रेट का मतलब बता देता हूं। जैसे किसी भी शॉप पे, चलें फोटोकॉपी की मिसाल लेते हैं, तो फोटोकॉपी शॉप पे अगर रेट है फोटोकॉपी का, क्योंकि 5 रुपए की, तो अगर 5 रुपए रेट है, तो इस 5 रुपए रेट बताने से क्या आसानी होगी, यानी उस दुकानदार को क्या आसानी है इस बताने में? कैलकुलेशन में टोटल इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे टोटल? 5 रुपए को जितनी कॉपीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये रेट बताने में आसानी थी कि टोटल कैलकुलेशन में इससे हेल्प होगी। और मिसाल लेते हैं, अगर कोई गाड़ी किराए पे ले रहे हैं और वो गाड़ी वाला कहता है जी मैं 50 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करूंगा, तो ये उसका एक रेट है। रेट क्या आसानी हुई इससे? जितने किलोमीटर सफर होगा इनटू 50 रुपए कर लेंगे। इसी तरह से बिजली का रेट, अगर लेट्स से 70 रुपए पर यूनिट ऑफ बिजली, तो क्या इससे फायदा होगा कैलकुलेशन में?
जितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे इनटू 70 कर लेंगे। तो किसी भी कैलकुलेशन में आसानी के लिए एक रेट डिफाइन हो गया। तो इतना तो पता चल रहा है फिर कि ये कोई रेट होगा जो ओवरहेड्स की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब बाद में, मोस्ट प्रॉब्ली कल। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक रेट है। ये कब कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाएगा साल के शुरू में। अच्छा, वो सवाल होमवर्क करके आना यार, कल पहले वो डिस्कस करना, ना हुआ तो फिर मेरे भी ध्यान से निकल जाएगा। कल मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले वो सवाल पूछिएगा, करके आइएगा। ये प्री डिटरमिन का मतलब है एक्चुअल होने से पहले ही निकाला जा रहा है, तो इट इज अ प्री डिटरमिन रेट जो कि कैलकुलेट किया जाता है साल के शुरू में। तो तब तो इंफॉर्मेशन एक्चुअल है ही नहीं, तो एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन। उस एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन को बजटेड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बजटेड इंफॉर्मेशन। तो साल के शुरू में बजटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके ये कैलकुलेट किया जाता है। और इसको कैलकुलेट करके काफी सारे इसके यूजेस भी हैं, और उनमें से कुछ मिसालें लिख रहा हूं। मल्टीपल यूजेस हैं इसके। मिसाल के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है बजटिंग में। ये कॉस्ट में नहीं है, एमएफए में है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़ा सा इसका जिक्र होगा। फिर इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग हमने एक चीज पढ़नी है, वहां इसका काफी इस्तेमाल होगा। वेरिएंस एनालिसिस एक चीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां इसका इस्तेमाल होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में भी इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखा हुआ है, चैप्टर है, पढ़ना है हमने। इसी तरह से बाद औकात इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी यूज हो सकता है। फिर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट अकाउंट्स का। फिर इस चैप्टर में जो मैंने अभी बात शुरू की थी, जहां से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग लिखा मैंने। फिर और भी है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। तो बस कुछ मिसालें लिखी हैं मैंने, यानी बहुत काम की चीज है, इन शॉर्ट बहुत काम की चीज है। तो OAR साल के शुरू में कैलकुलेट किया जाने वाला एक रेट है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए बजटेड इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है। और अभी फिलहाल जो मैंने डिस्कशन स्टार्ट की थी वो मैंने यहां से की थी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने में काम आएगा, और साल के एंड की हम मोहताज नहीं है, शुरू में भी जान सकते हैं। क्या नहीं, इससे ज्यादा सिलेबस है, तो मैंने अभी कुछ नाम लिखे। सवाल लिखे। Production of one unit requires 4 kg of direct material and 3 direct labor hours. डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट है ₹80 पर केजी, 80 रुपए पर केजी। और लेबर का वेज रेट है, 150 पर आवर, 150 रुपए पर आवर। OAR ₹60 पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट। तो इस OAR की जिंदगी का मकसद क्या समझ आया कि हम साल के शुरू में भी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना चाहें तो हम साल के एंड पे मोहताज नहीं, हम इसी को ही ओवरहेड वाली लाइन रख लेंगे। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट,
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने रुपए में बन रहा है। जी डायरेक्ट मटेरियल 80 लिखना है, नहीं 80 को इंटू 4 320, डायरेक्ट लेबर 150 को 3 450 और एफओएच 60 830। अच्छा यहाँ 80 क्यों नहीं लिखा, 150 क्यों नहीं लिखा, ये बात सबको समझ आ रही? अरे सारे वो दीवार पे चढ़ के बैठे वो समझ आ गए, बस ठीक है, कॉस्ट पास कर सकते हैं हम लोग। ये 80 रुपए पर किलो है, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट का एक यूनिट, तो एक यूनिट में जब 4 किलो लगते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल। इसी तरह 150 पर यूनिट नहीं है, पर आर है, एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 150 इंटू 3 करेंगे तो पता लगेगा कि एक यूनिट के लिए 450 की लेबर कॉस्ट लगती है, और 60 तो मैंने वैसे ही बता दिया था पर यूनिट। चलिए ठीक है, और लिखें। अच्छा ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ये इसीलिए निकाला जा रहा है इन बहुत सारे कामों में से एक काम, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट जान सकें। वो जो एफओएच की लाइन है उसकी जगह ये इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 3 kg 3 किलो एट द रेट ऑफ ₹100 पर केजी, 100 रुपए पर किलो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 4 hours एट द रेट ऑफ 120 पर आवर, 120 रुपए पर आवर। OAR ₹40 40 रुपए पर लेबर आवर, चलें सेम रिक्वायरमेंट है, पर यूनिट कॉस्ट बताएं। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल आ गया 3 किलो इंटू 100 रुपए तो 300, और डायरेक्ट लेबर बन गया 4 इंटू 120 480, और एफओएच इंटू 160 940। यहां पर मैंने OAR बताया ही रुपीज पर यूनिट की शक्ल में था, तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट में वो एज इट इज ऐड हो गया। यहां मैंने बताया है रेट पर आर की शक्ल में, तो उसको नंबर ऑफ लेबर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर यूनिट बनेगा 160। और लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 150 150 रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपए 200।
OAR 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। चले बताएं प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। $150 डायरेक्ट लेबर 200 और FOH 200 रुपए का 60% 120। ये भी सबने कर लिया। अरे कितना आसान है कॉस्ट, सबने कर लिया। फोटोकॉपियर वाला जो 5 रुपए पर कॉपी चार्ज कर रहा है, अच्छा वैसे तो उसने इतना हिसाब किताब नहीं किया होगा, वो तो मार्केट का रेट होगा, लेकिन अगर वो कैलकुलेट करना चाहता तो 5 रुपए वो तभी डिसाइड कर पाएगा ना जब उसको पता चलेगा कि उसको पर कॉपी खुद कितनी कॉस्ट पड़ रही है। कैसे कैलकुलेट करे? अगर बिल्कुल आसान नहीं बहुत आसान, कोई डिटेल लिखे पेज इतना तो बिजली इतनी फलानी इतनी, कॉस्ट टोटल खर्चों को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ कॉपी से। अब इस काम के लिए ना उसके पास दो हल है, या तो इसके लिए डेटा ले वो पिछले गुजरे हुए पीरियड का, यानी वो ये करे कि जो अभी साल या महीना एंड हुआ उसमें टोटल कितना खर्चा हुआ था डिवाइडेड बाय कितनी कॉपीज की थी, उनको डिवाइड करके पर कॉपी रेट निकाल रहे कि मुझे पर कॉपी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, या फिर वो अगले पीरियड का अंदाजा लगा ले। तो अब क्या बनेगी कैलकुलेशन, अगले साल में टोटल कितना खर्चा होगा डिवाइडेड बाय कितनी कॉपीज करेंगे, अंदाजा है तो पर कॉपी रेट निकल आएगा। इसी तरह से अगर कोई रेंट ए कार वाला ये जानना चाहे कि हमें पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट पड़ेगी गाड़ी की, तो या तो गुजरा हुआ पीरियड यूज करे या आने वाला पीरियड। गुजरा हुआ पीरियड यूज करे तो कोई एक पीरियड महीना चले, टोटल कितना खर्चा हुआ था डिवाइडेड बाय टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चली थी, और अगर फ्यूचर पीरियड यूज करना चाहे टोटल कितना खर्चा होगा डिवाइडेड बाय कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अब ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो रेट पर किस पे करना चाह रहा है, यानी खर्चा पर कॉपी, खर्चा पर आर, खर्चा पर किलोमीटर, ये तो बिजनेस पे डिपेंड करता है। एक और मिसाल, जनरेटर है, बिजनेस जनरेटर यूज कर रहा है, क्या ख्याल है क्या मुनासिब है वो जनरेटर का खर्चा किस बेस पे निकालना चाहेगा, खर्चा पर आर, क्योंकि जनरेटर तो इस्तेमाल हो रहा है तो पर आर। अब अगर वो कोई खर्चे का रेट बनाना चाहे तो या तो गुजरा हुआ पीरियड यूज करें, टोटल पूरे साल पूरे महीने का जो खर्चा था जनरेटर पे डिवाइडेड बाय टोटल कितने आवर्स यूज हुआ था, और अगर फ्यूचर यूज करना चाहे टोटल कितना खर्चा होगा डिवाइडेड बाय कितने आवर्स चलेगा। तो इसी तरीके से ना ये जो 60 रुपए मैंने बताया, 40 रुपए बताया, 60% बताया, ये किसी ना किसी तरह निकाला गया होगा। तो OAR को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, इसकी प्रैक्टिस कल कराऊंगा तो बेहतर समझ आएगी। OAR कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, और चूंकि ये निकाला जा रहा है बजटेड इंफॉर्मेशन की बेस पे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड जो भी हम बेस रखना चाह रहे हैं। अगर लेबर आर्ट्स को बेस रखना चाह रहे हैं तो टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आर्ट्स, मशीन आर्ट्स को बेस रखना चाह रहे हैं टोटल बजटेड मशीन आर्ट्स। तो OAR जो मैंने इस सवाल में खुद दे दिया था ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे होगा ऐसे, बाकी तफसील फिर इसकी कल बताता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।